वक्ताओं का इस कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आज के अपने दूसरे वक्ता डॉक्टर भरत गुप्त जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। इससे पहले कि वे हमें संबोधित करें, प्रस्तुत है इनका संक्षिप्त परिचय। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स के ट्रस्टी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रह चुके जाने माने इंडियन क्लासिसिस्ट माननीय प्रोफेसर भरत गुप्त सर आज हमारे बीच मौजूद हैं। नाट्य शास्त्र के ज्ञाता होने के साथ साथ वे एक सितार वादक, सुरबहर वादक, म्यूजिकोलॉजिस्ट, कल्चरल एनालिस्ट और जाने माने न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट भी हैं। सर का जन्म 28 नवंबर सन 1946 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हुआ था। 50 के दशक में दिल्ली आकर उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी के साथ संस्कृत और फिलॉसफी में भी दक्षता प्राप्त की, जिसके बाद सन 1960 के अंत तक टोरंटो जाकर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रह चुके श्री भरत गुप्त सर अपने अनेक व्याख्यानों और यूट्यूब वीडियोस के द्वारा संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृत के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। मैं सर का दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और सर से आग्रह करती हूँ कि अपने विचारों और अनुभवों से हमें अधिसूचित करें। सर। प्रणाम, श्री गुरुभ्यो नमः। I'm deeply delighted today that Manaswini invited me. And I'm very thankful to Professor Dubey also. And it is most delightful that my dear friend Oscar Puchol is here speaking. And he gave a marvelous introduction to Sanskrit for us and how it is necessary today. It's not just a matter of heritage, it's a matter of present day need. And in extremely simple words, he gave the profoundest truth about Sanskrit. और मुझे प्रसन्नता है मनस्विनी के इस आदेश को मानते हुए, क्योंकि मैं जीवन भर मनस्विनी के पिताजी प्रोफेसर सत्यभूषण योगी का ऋणी हूँ। मैं कॉलेज में तो इंग्लिश ऑनर्स और एमए किया मैंने, लेकिन क्योंकि वो उसी कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते थे तो 5 वर्ष उन्होंने मुझे संस्कृत का अध्ययन कराया। तो ये इतना बड़ा जो मेरे ऊपर ऋण है वो मैं कभी नहीं भूलता गुरुओं के लिए। और आज मनस्विनी को देखकर मुझे वो बार बार बात याद आती है। संस्कृत का महत्व और संस्कृत क्यों हमारे जीवन में गुथी हुई है, हमारा संस्कार है, हम उससे परिष्कृत हुए हैं, संस्कृत के द्वारा ही हम रचित हैं, इसको बहुत सुंदर शब्दों में ऑस्कर जी ने कहा। तो अब लगभग इसी का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आपके मन में बैठ गई होगी, आपने हृदयंगम की ही है, मुझे विश्वास है। आज जो मैं थोड़े समय में 15-20 मिनट में आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, वो थोड़ी शिक्षा पद्धति और संस्कृत को किस तरह से आज भारतीय जीवन में और भारतीय शिक्षा में, क्योंकि अगर वो शिक्षा में होगी तो फिर वो जीवन में व्यापक रूप में होगी, वो कौन से ऐसे 2-3-4 तरीके हैं जिनके द्वारा, ऐसे कौन सी युक्तियां हैं अगर मैं कहूं, कि जिनके द्वारा संस्कृत को हम व्यापक बना सकते हैं। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि संस्कृत की स्थिति दयनीय है, और दयनीय वो इस प्रकार से है कि वो पूरी शिक्षा में, यानी नर्सरी क्लास की शिक्षा से लेकर पीएचडी की शिक्षा तक कहीं हमसे बिछुड़ गई है या हम उससे बिछुड़ गए हैं। तो कैसे हम उसको ले आएं? ये केवल बात इतनी नहीं है कि सब इसको प्रिस्क्राइब कर दो, इसको कंपल्सरी कर दो और सरकार करेगी, ये इन चीज़ों से कोई हल नहीं निकलता है। हल जब निकलता है जब संस्कृत को आज हम उपयोगी बना लें। अब देखिए, ये कहना कि संस्कृत को उपयोगी बना लें, ये थोड़ा अटपटा लगता है, विशेषतः जब
ऑस्कर भाई ने आपको उसके महत्व और उसके दुर्लभ महत्व के विषय में समझाया कि वो कैसे हमारा प्राण है। तो उसी के लिए देखिए कि जिस चीज को हम अपने आप को दोबारा अनुप्राणित रिवाइव करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, पहले हम उसको अपने जीवन में उपयोगी बनाएं, वो निरंतर हमारे पास रहे। तो निरंतर उसको आप कैसे लाएंगे? शिक्षा में उसको आप कैसे लाएंगे? मैं स्कूल में कैसे लाएंगे इसके विषय में बात नहीं करूंगा, वरना फिर बहुत समय चाहिए मुझे। मैं जिसको हम उच्च शिक्षा कहते हैं या हायर एजुकेशन कहते हैं, उसमें उसको कैसे लाएंगे? अब देखिए, संस्कृत के साथ जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई वो ये हुई कि अंग्रेजों ने तो उसको शिक्षा में से निकाल दिया, और जब रखा जहां जहां रखा तो उन्होंने उसको अपने उपयोग के हिसाब से रखा। वो ये कि उन्होंने कहा कि ये क्लासिकल लैंग्वेज है। तो जैसे उन्होंने भारतवर्ष के लोगों को शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स, शैली वगैरह इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया, वैसे ही उन्होंने कहा लगभग ऐसे ही भाई आप संस्कृत भी पढ़ो। तो आप कालिदास पढ़ो, आप माघ पढ़ो, आप संस्कृत महाकवि पढ़ो, कुछ नाटक पढ़ो इत्यादि, और फिर कुछ दर्शन पढ़ लो, कहीं कहीं थोड़ा सा धर्मशास्त्र पढ़ लो। इसके अतिरिक्त संस्कृत में जो भी है वो नहीं पढ़ना है। ऐसा ही चलता रहा और दुर्भाग्य से आज भी ऐसा ही चल रहा है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 40 वर्ष पढ़ाया, तो कई बार ऐसा होता था कि पर्चों का मॉडरेशन, पेपर्स का मॉडरेशन करना होता था। तो कई ह्यूमैनिटीज के पर्चे देखते थे, तो देखते थे कि अंग्रेजी का पेपर है बीए ऑनर्स का, और उसमें क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ ओफिलिया, शेक्सपियर के प्ले में, ओथेलो में। अब बिल्कुल वैसा ही सवाल संस्कृत में होता था, राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ शकुंतला। तो संस्कृत साहित्य को आप एक रूपक, जो कि एक नाटक है, उसको वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे आप शेक्सपियर पढ़ा रहे हैं, और सारा का सारा साहित्य वैसे ही पढ़ाया गया। और जब पढ़ा ऐसे जाएगा तो जो पढ़ाने वाले होंगे वो भी होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने संस्कृत को बहुत ही सीमित कर दिया। तो जो इतना विस्तृत संस्कृत का वाङ्मय है, जिसमें जीवन का कोई पक्ष छूटा ही नहीं है, जिसमें सब कुछ है, दर्शन है, विज्ञान है, शास्त्र है, आयुर्वेद है, इत्यादि इत्यादि, आप जानते ही हैं। यानी सब कुछ जो भारत में सोचा गया है उसको संस्कृत में लिखा गया है, उसकी व्याख्याएं हुई हैं, और आज भी हमें हजारों क्या लगभग लाखों ग्रंथ उसके मिलते हैं। तो जब इतने विषयों के ऊपर संस्कृत में विचार है और संस्कृति बनी ही इससे, सभ्यता बनी ही भारत की इससे, यानी ऋग्वेद से लेकर आधुनिक काल तक, और सारी भारत की भाषाएं इससे बनी। और जैसा अभी जिक्र हुआ कि ये जो अन्य यूरोप की भाषाएं हैं, ये भी कहीं ना कहीं या तो संस्कृत से ही निकली हैं या उससे बहुत उसके निकट हैं। जब मैंने ग्रीक को पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए ग्रीक पढ़ना बहुत आसान था, क्योंकि मैं संस्कृत जानता था। तो मैं कहूँगा, और प्यूजोल भी मानेंगे इस बात को, कि कम से कम आज भी आधुनिक ग्रीक में भी और प्राचीन ग्रीक में भी 25-30% शब्द तो सीधे के सीधे ऐसे के ऐसे ही हैं, वो कॉग्नेट्स हैं। तो संस्कृत के द्वारा आपको कितने लाभ होते हैं इसकी तो कोई गणना हो नहीं सकती। अब प्रैक्टिकल बात में क्या कहना चाह रहा था? प्रैक्टिकल बात में ये कहना चाह रहा था कि जो उच्च शिक्षा है, इसमें संस्कृत को आप संस्कृत डिपार्टमेंट में तो पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट में काव्य और दर्शन और थोड़ा बहुत धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता है, केवल वहां ऐसा न पढ़ाएंगे, बल्कि एक तो वहां भी जो संस्कृत में अन्य विषय हैं,
जैसे अर्थशास्त्र है, आयुर्वेद है, इत्यादि इत्यादि, उनके विषय में भी संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी और अच्छे छात्र तैयार किए जाएं। और फिर जो सबसे महत्व की बात है वो ये है कि उस शास्त्र या उस विद्या की जो आधुनिक पढ़ाई हो रही है, जिस संकाय या जिस डिपार्टमेंट में, वहां संस्कृत का विद्वान भी वर्तमान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट में कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन अर्थशास्त्र आज जब तक भारत के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी नहीं पढ़ा जाएगा, तब तक उस अर्थशास्त्र का कोई विशेष उपयोग नहीं होता। हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए थे वो केवल सजाने के लिए नहीं थे, वो केवल आदेश निर्देश के लिए नहीं थे, वो उपयोग के लिए थे, वो सारे के सारे प्रयोग शास्त्र थे। तो जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं और शुरू से ही देखते हैं आणविक्षिकी, त्रयी वार्ता इत्यादि, वो उसमें सब बताया गया है, तो वो बहुत प्रैक्टिकल बात थी कि किस तरह से राज्य को चलाया जाएगा और इकोनॉमिक्स क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगी, आप किस तरह से घर को चलाएंगे। वैसे इकोनॉमिक्स का मतलब होता है घर को चलाना, इकोनोमिया, इकोस कहते हैं घर को और नोमोस होता है जो घर को चलाता है, तो इकोनोमिया मतलब घर को चलाना। तो घर को चलाना का अर्थ है यहाँ राष्ट्र को चलाना, तो राष्ट्र को एक घर माना गया है, परिवार माना गया है। अब जब ये बात इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आज पहुंचेगी कि अर्थशास्त्र का क्या मतलब है और अर्थशास्त्र क्या है, और आज के इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले जो और आधुनिक इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ते हैं, जब वो भी उसका परीक्षण करेंगे, और उनको बताएगा कौन? उनको बताने वाला एक प्रामाणिक संस्कृत विद्वान होगा, जिसको संस्कृत आती होगी, अंग्रेजी आती होगी या हिंदी आती होगी, जहां भी जिस क्षेत्र में वो होगा, और इस विचार विनिमय से वो विषय दोबारा जीवंत होगा। तो जब वो विषय यानी वो सब्जेक्ट या वो विद्या, पुरानी भाषा में कहें तो वो विद्या जब जीवंत हो जाती है, यानी अर्थशास्त्र जब, अर्थ का तंत्र जब जीवित हो जाता है कि स्टेट क्राफ्ट क्या है और इकोनॉमी क्या है, जब ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी विचार आएगा और इसका एक संवाद होगा, तब मैं समझता हूं कि एक संस्कृत का बहुत व्यापक प्रयोग होने लगेगा और हम उसके प्रति एकेडमिकली सजग हो जाएंगे। और यही चीज जितने भी आज के विषय हैं हमारे, उनमें कहीं ना कहीं प्रयोग में लाई जा सकती है। जैसे आप MBBS करते हैं, 5 साल का कोर्स करते हैं, अब 6 महीने के लिए अगर आपको आयुर्वेद यहाँ पढ़ाया जाए और आयुर्वेद के आचार्य और किसी संस्कृत डिपार्टमेंट से धन्वंतरी को, सुश्रुत को जानने वाले आए और उसको आपको समझाएं, तो फिर जिस तरह की लड़ाइयां आप देखते हैं, जो पिछले दिनों हमने देखी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव में, वो उस तरह के दुर्घटनात्मक प्रसंग फिर भारत में नहीं होंगे। फिर हम अपनी विद्या को आज के व्यवहार से जोड़ेंगे, उसका उपयोग करेंगे, और वो उपयोग ऐसा होगा कि जिसका एक अत्यंत सफल परिणाम होगा। तो संस्कृत को इसी प्रकार से, अब मैं आपको आगे बढ़कर कुछ और बातें बताना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पे मैंने ये आयुर्वेद और अर्थशास्त्र दिए, इस तरह से आप नाट्यशास्त्र पढ़ाइए जहां काव्य पढ़ाते हैं, इस तरह से आप जहाँ साइकोलॉजी पढ़ाते हैं वहाँ भी आप नाट्यशास्त्र भी पढ़ाते हैं। नाट्यशास्त्र तो साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो इतने सारे आधुनिक डिपार्टमेंट्स में जब संस्कृत में जो विषय थे जिन पर लिखा गया है, जिन पर शास्त्र बना है, और शास्त्र का अर्थ ये नहीं होता है ये पुरानी किताब है, शास्त्रमिति शासनोपायम, एक शासन का उपाय है। शासन से मतलब डिसिप्लिन है। तो प्राचीन डिसिप्लिन क्या था, उसकी गहराई क्या थी, क्योंकि डिसिप्लिन तो आज भी चल रहा है। अपने आप को अच्छा करना, वेलनेस तो आज भी विषय है।
तो पहले वो आयुर्वेद था, आज वो वेलनेस है। आज के आधुनिक तरीके भी हैं, एलोपैथी और होम्योपैथी भी है। तो उन सब के ऊपर जब विचार संस्कृत अध्ययन के साथ होगा तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन देश में हो सकता है। ये तो एक बात रही। दूसरी बात जो संस्कृत अध्ययन, संस्कृत पठन पाठन के विषय में मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज संस्कृत में इतनी पीएचडीज होती हैं, इतने एमफिल के डिग्री लिखी जाती है और उसके लिए रिसर्च होती है। तो आप क्या करते हैं, आप लगभग उन्हीं पुराने विषयों को लेकर वैसा का वैसा ही कट पेस्ट करके पीएचडी कर लेते हैं। यद्यपि ये बीमारी सारे विश्व में पीएचडी के अंदर है, लेकिन भारत के अंदर बहुत ज्यादा है। अब यही जगह है कि संस्कृत डिपार्टमेंट अपने आप को खोल सकता है, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट को यह समझना है, जितने भी संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं उनको यह समझना है कि संस्कृत केवल काव्य और दर्शन और पंडिताई और पुरोहितों की भाषा नहीं है भाई। ये तो जीवन के हर क्षेत्र और हर विद्या की भाषा है, हर प्रकार की विद्या की भाषा है, और इसमें प्रभूत साहित्य है, प्रभूत लिटरेचर है, बहुत वास्ट लिटरेचर फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्टेन्स इन संस्कृत। तो ये पीएचडी जो होती हैं ये साहित्य और दर्शन से बाहर आए कैसे? अगर मान लीजिए किसी श्रेष्ठ मध्यकालीन भाषा में किसी काव्य का अनुवाद करना हो, जैसे अब आप ले लीजिए तेलुगु में पोतना की भागवत है, अब उसके कुछ अंशों का, चूंकि पूरी तो बहुत बड़ी है, अगर कोई संस्कृत में अनुवाद करता है तो हम उसको पीएचडी उसके लिए क्यों नहीं दे सकते? और उसके लिए वो एक अच्छा परिचय, एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखता है और वो संस्कृत में एक ग्रंथ बन जाता है। तो ये एक ऐसा कार्य हुआ जो मौलिक है, ओरिजिनल है। तो संस्कृत डिपार्टमेंट ऐसे काम करे। संस्कृत डिपार्टमेंट अगर किसी विज्ञान का कोई ग्रंथ है, मान लीजिए ज्योतिष का कोई ग्रंथ है, जैसे एक ज्योतिष का ग्रंथ है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, होरा शास्त्र। कुछ लोग सब सोचते हैं ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव था। अगर उसका कोई श्रेष्ठ अनुवाद करता है हिंदी में, तमिल में, तो आप उसके लिए उसे एमफिल या पीएचडी क्यों नहीं दे सकते? मेरा एक ही अभिप्राय है कि केवल इस साहित्य और दर्शन और आध्यात्म के दायरे से बाहर आकर, इस जकड़न से बाहर आकर संस्कृत को हम वहां ले आए जहां वो पहले से विद्यमान है और हमारा इंतजार करती है कि आइए आप मुझे जानिए, मुझे पहचानिए। तो ये दो बातें तो मैंने रखी। अब देखिए तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, अच्छा इन दोनों बातों से क्या होता है? इन दोनों बातों से संस्कृत पढ़ने वाले, संस्कृत के आचार्य बनने वाले लोगों के लिए आजीविका कई प्रकार की हो जाती है। ऐसा नहीं है कि फिर आपने संस्कृत में पीएचडी की तो फिर अब आप संस्कृत में अध्यापक ही बनेंगे। आज होता यह है कि जो संस्कृत पढ़ रहा है, एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वो यही कहता है कि अब मैंने बीए कर लिया, एमए कर लिया, चलो मैं स्कूल टीचर बन जाता हूं। मैंने पीएचडी करी, मैं कॉलेज टीचर बन जाता हूं। कहां जाओगे? संस्कृत डिपार्टमेंट में जाऊंगा। क्या करोगे? मैं वो ही पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ कर आया हूं। तो वो उसी चक्र में हम फंसे रहते हैं। अब अगर आप अलग अलग विषयों को ले आएंगे और उनको उपयोगी बना देंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। तब लोग जानेंगे कि संस्कृत में क्या क्या है। आज जो संस्कृत के विषय में एक संकुचित दृष्टि है, ये मनुवादी भाषा है, इसमें तो केवल धर्मशास्त्री लिखा है और ये तो हमें पीछे ले जाने वाली है, और ये एक वैश्विक संकट है। अब वो 10, 11, 12 तारीख को अमेरिका में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, डिसमेंडलिंग हिंदुत्व। तो वो क्या है?
वो वास्तव में संस्कृत के ऊपर ही एक बहुत बड़ा प्रहार है। तो अगर जब ये हम समझ लेंगे कि देखिए संस्कृत तो आधुनिकतम विचार के लिए हमें सुलभ है, जैसा अभी ऑस्कर प्यूजोल जी ने बताया कि अगर आप आधुनिक बनना चाहते हैं तो संस्कृत आपके लिए एक बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छा साधन है। उन्होंने 2-3 उदाहरण दे दिए, प्रोग्रेसिव उदाहरण जिसको प्रोग्रेसिव में कहते हैं, और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। क्रिटिकल एडिशन कैसे होता है, पहले मेरे से लोग कहते थे कि संस्कृत के पंडित तो ये जानते ही नहीं कि एक वेरियोरम एडिशन या क्रिटिकल एडिशन कैसे बनाएंगे, और मैं भी नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने अभिनव गुप्त की अभिनव भारती पढ़ी और शुरू में ही पढ़ा कि उपादेयस्य असंपाठः तदन्यस्य प्रतीकनम, वहां वो जो बताते हैं 6 उपाय कि कैसे किसी ग्रंथ को पढ़ो और कैसे उसका क्रिटिकल एडिशन भी बना सकते हो, तो समझ में आया कि 1000 साल पहले तो इन्होंने लिख दिया, और इनके गुरु भी और 500, 700, 1000 साल पहले से ये कर रहे थे। तो ये परंपरा भारत में रही है। ये सारी चीजें एक बड़े ही सुलभ साधन से संस्कृत के द्वारा हमें मिलती हैं। अब आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो है कि आज देश में हजारों नहीं लाखों पांडुलिपियां हैं जिनके ऊपर से हमने धूल भी नहीं झाड़ी है। यानी ये एक दयनीय स्थिति है, और ये एक हमारे ऊपर बहुत बड़ी तोहमत है जो हमने लगाई हुई है। अगर सचमुच हम उसमें लोगों को लगाएं और एक बड़ी मात्रा में लगाएं तो बहुत सारे संस्कृतज्ञों को आजीविका मिल सकती है। और उससे केवल ये नहीं होगा कि आजीविका होगी कि कुछ लोग, कुछ 1000 लोग या 5000 या 10,000 लोग देश में पांडुलिपियां पढ़ने लगेंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी। नहीं, वो जब ग्रंथ आपके सामने आएंगे, बहुत से ऐसे ग्रंथ आएंगे जो आज दुर्लभ हो गए हैं या जो लुप्त हैं, जिनको हमने मान लिया कि ये कभी के लुप्त हो चुके, लेकिन अगर दोबारा अच्छी तरह से जो भी हमारे पास संग्रहालय हैं उनको दोबारा देखा जाएगा तो हो सकता है बहुत से दुर्लभ ग्रंथ, लुप्त ग्रंथ दोबारा प्रकट हो जाए। और फिर जब आप उनमें से कुछ का अनुवाद करेंगे और बहुत से ऐसे उपयोगी ग्रंथों का डिजिटाइजेशन करेंगे और वो डिजिटाइजेशन विद्वानों को सुलभ कराएंगे, तो उससे ज्ञान का प्रसार भारत में कितना होगा और भारत के अतिरिक्त सारे विश्व में कितना होगा। हमारे ऑस्कर प्यूजोल जैसे जो अन्य संस्कृत के विद्वान अलग देशों में हैं, उनको इस साधन से बहुत सारे ग्रंथ घर बैठे मिल जाएंगे। आज भी मिलते हैं, बहुत कुछ डिजिटाइजेशन हो चुका है, लेकिन अभी तो वो मैं समझता हूं क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा है। वो तो 2-4% भी नहीं है जितना हमारे पास है देखने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा आजीविका का साधन बन जाता है, क्योंकि जब आप, जिसने संस्कृत का अध्ययन किया है, जब तक आप उसके लिए एक अच्छी आजीविका नहीं देंगे तब तक लोग बड़ी तादाद में संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको कुछ श्रेष्ठ विद्वान चाहिए संस्कृत के, तो आपको उससे 10 गुने कोटि के विद्वान या अध्येता पैदा करने होंगे। अगर 100 लोग किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जो उसको एक उत्कृष्ट श्रेणी में ले आते हैं। तो संस्कृत के विकास के लिए ये मानना है कि ये आज एक जीवंत भाषा है। अब ये ठीक है, हमें बहुत बुरा लगता है जब शेल्डन पॉलोक जैसा कोई आदमी कह देता है इट इज अ डेड लैंग्वेज, लेकिन क्या है, वो खाली उसको सुन लेने से या उसका प्रतिरोध कर देने से बात पूरी नहीं हो जाती। उसको एक लिविंग लैंग्वेज सिद्ध करना, और सिद्ध करने का अर्थ है कि उसका उपयोग करना। जब उसका आधुनिक उपयोग होगा तो वो जीवंत होकर
हमें ही आशीर्वाद देगी, हमारे ही जीवन को और जीवंत कर देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बस ये निवेदन आप लोगों के सामने मुझे करना था और मैं समझता हूँ कि शायद इससे कुछ लाभ हुआ होगा। और ऐसे और भी कई उपाय हैं जिनके द्वारा संस्कृत का एक बहुत बड़ा विकास हो सकता है। और वो संस्कृत कोई कठिन चीज़ नहीं है, जैसा कि अभी बताया गया। वो तो ऐसी है कि आप बड़ी आसानी तक उस पर जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय भाषाओं का वो आधार है, सारी आधुनिक भारतीय भाषाओं का आधार है और विदेशी भारोपीय भाषाओं से भी बहुत गहरे रूप में संबंधित है। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मणि जी। आपने जो कहा संस्कृत भाषा का आधुनिकीकरण, आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लोग समझे हैं इन बातों को तो शायद